स्वागत है आपका अदाई व्लॉग्स में, जहां हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। हमने पिछली बार बात करी थी कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना हो तो यहाँ पे क्लिक करिए। आज हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी होता क्यों है, वो हमारे ब्रेन में क्या करता है और कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी का इलाज कैसे होता है। जब हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो अगर हम ब्रेन फंक्शनिंग पे बात करें, हमने रिकलेक्शन, अराउजल, स्टार्टर रिस्पॉन्स, इमोशनल एस्पेक्ट्स इनकी बात करी थी, तो हमारी एमिगडाला, हिपोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये प्रोमिनेंटली इन 3 एस्पेक्ट्स का इसमें रोल है। शमी भी आप बताइए कि हाउ डज दिस फंक्शन? सो मेजर जो चेंजेस देखे जाते हैं वो डिक्रीज्ड ग्रे मैटर देखा जाता है ब्रेन का हर जगह, आई मीन इज इट मोर ओवरऑल, अक्रॉस द ब्रेन? Yeah. ठीक है। एंड देन वी सी चेंजेस इन द वे द एमिगडाला इज प्रोसेसिंग इमोशन। किसको समझाइए थोड़ा। सो एमिगडाला जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो फियर से रिलेटेड होता है। जो हिपोकैम्पस है वो हमारे मेमोरीज से रिलेटेड होता है। तो जो भी मेमोरीज इन एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होती हैं वो हिपोकैम्पस में स्टोर होंगी। और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक एग्जीक्यूटिव सेंटर होता है। तो जो भी यहाँ पे सेंटर पे, इस सेंटर पे इंफॉर्मेशन पहुँचती है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। और ये तीनों चीज़ें CPTSD में इफेक्ट होती हैं। सो एक तरह से जो मेरा फियर रिस्पॉन्स हुआ, जो मेरा रिकलेक्शन हुआ, और जिस तरह से मैं इवैल्यूएट करूँगा अपनी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, वहाँ पे ब्रेन लेवल पे हमारी फंक्शनल पैथोलॉजी एक तरह से हो रही है, राइट? यस। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम मानसिक बीमारियों की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि मोस्ट ऑफ इट हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अब हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन केमिकल्स, हमारा जेनेटिक्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब भी हम मानसिक बीमारियों की बात करें, ये ज़रूरी है कि हम ये याद रखें कि हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे अंदर की कमज़ोरी है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की मैं बात कामना से करूँगा, बट मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें सो कोमॉर्बिडिटी में हम दवा देते हैं, ये बात है। खास करके इंसोम्निया कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी में काफ़ी कॉमन है। माने आसानी से नींद नहीं आना, नींद टूट के आना, सुबह उठना तो लगना कि नींद फ्रेश नहीं है आपकी, उसके लिए हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं। डिप्रेसिव इलनेसेस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स की कोमॉर्बिडिटी है, उसके लिए दवाइयाँ यूज़ करते हैं। सो एक तो ये कौन सी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, और आई वॉन्ट टू स्पेसिफिकली आस्क यू, जब हम बात करते हैं कि क्योंकि स्लीप की मेडिसिन देनी है, तो एक तो वो देनी ज़रूरी क्यों है, कि अगर हम वो नहीं देते हैं तो हमारी बॉडी में क्या नुकसान होता है, और दूसरा कि क्या वो लेने से क्या हमें आदत हो जाएगी। ये 2 एस्पेक्ट्स ज़्यादातर आके पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या मैं बिना स्लीप की गोली के कैन आई मैनेज दिस और नॉट, और अगर लेंगे तो आदत तो नहीं हो जाएगी। तो अगर स्पेसिफिकली हम मेडिकेशन की बात करें तो जैसे आपने कहा कि कोमॉर्बिड चीज़ें जो होती हैं कि डिप्रेशन हो गया, उसमें हम SSRIs यूज़ करेंगे या एंटी डिप्रेसेंट्स, SNRIs, वेरियस काइंड्स यूज़ करेंगे। एंजाइटी को लेके वहाँ पे एंजियोलाइटिक्स हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारा जो हाइपर अराउजल है, हाइपर विजिलेंस स्टेट है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल होए। उसमें बेंजोडाइज़ेपिन्स काफ़ी बार काम आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो कि फिजिकल सिम्टम जो हमारे होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। And when we are coming to the sleep problems, which is a major problem which we see in CPTSD, we use medications which are sleep inducing, sleep aiding medications use करते हैं। अब उसकी ये importance है कि जब तक हमारी sleep रेगुलराइज नहीं होएगी, जब तक हमें नींद ठीक से नहीं आएगी, बॉडी के सारे फंक्शंस इंक्लूडिंग योर मेंटल फंक्शंस depend on your sleep to recuperate, to build on what is going on, to get accustomed to what is happening in our body. So उसके लिए हमारी sleep बहुत बहुत important है। और आदत हो जाएगी? आदत होने की बात, कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं तो उससे आदत हो सकती है अगर वो हम अपने मन से कभी भी, कहीं भी, कितनी भी डोज में यूज़ करें। जब आप किसी डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर हैं, they will make sure that you're taking what is required, when it is required, how much is required. यानी अगर हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है तो उतने दिन लें जितने दिन आपके डॉक्टर ने आपको बोला है, और उसके बाद उनसे पूछिए कि क्या करना है।
इसका मतलब जिन लोगों को ट्रॉमा है, they've lived in this. So trauma informed therapy, narrative therapy, art based therapy, cognitive behavioral therapy, cognitive processing therapy, EMDR, बहुत सी थेरेपीज के बारे में हम पढ़ते आए हैं. सो इफ यू कैन ट्राई एंड ब्रेक दिस डाउन फॉर अस, क्या थेरेपी किस तरह से हेल्प करती है, सो लोगों को पता चले कि PTSD में साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन का कितना ज़्यादा अहमियत है. साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन इरिप्लेसेबल है, वो एक बहुत ही अहम पहलू है इस बीमारी की ट्रीटमेंट का. आई थिंक सबसे पहला जो हमको समझना चाहिए वो ये है कि ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपी का मतलब क्या है, क्योंकि ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड प्रैक्टिसेस के बारे में ज़्यादातर आप सुनेंगे कि थेरेपिस्ट हैं वो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड प्रैक्टिस फॉलो करते हैं. उसका मतलब ये है कि एसेंशली कि आप फोकस कर रहे हैं कि आप समझें कि आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है ट्रॉमा को वो क्या है. हमने बात की फिजिकल सिम्टम्स हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स हैं, मेंटल इमोशनल सिम्टम्स हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, बट हर एक इंसान यूनिक होता है. हर एक इंसान की बॉडी का वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू ट्रॉमा अलग होगा. एंड ट्रॉमा इन्फॉर्म प्रैक्टिस में आप एक इंडिविजुअल की उस यूनिक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं. दूसरा होता है कि आप फोकस करते हैं कि आप उन सिम्टम्स को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि काफ़ी सारे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो इम्पैक्ट हो जाते हैं, उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. तभी आप उसके आगे जाके जो थिंकिंग है, जो इमोशंस हैं, उन पे फोकस कर पाएंगे. क्योंकि अगर इंसान फिजियोलॉजिकली कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, उनका फोकस कई बार अपनी थॉट प्रोसेस पे नहीं जाता है कि ट्रॉमा में और या उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, किस तरह से मेरे मन ने उसके बारे में सोचा, किस तरह से वो आज के दिन में मेरी सोच को अफेक्ट कर रहा है, मेरे इमोशंस को इम्पैक्ट कर रहा है, मेरे रिलेशंस में आ रहा है क्योंकि मेरे रिएक्शंस चेंज हो रहे हैं, मेरी डे टू डे फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है. हम उस पर नहीं पहुँच पाते हैं. तो हम इन सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हैं. एंड ट्रॉमा इन्फॉर्म प्रैक्टिस में कई बार हम एक्सपोजर टेक्निक्स एंड ऑल का भी यूटिलाइजेशन करते हैं, बट एक्सपोजर टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन बहुत ही ध्यान से किया जाता है. क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि री एक्सपीरियंसिंग ऑफ ट्रॉमा एक सिम्टम भी होता है PTSD में, कॉम्प्लेक्स PTSD में. तो हम ये नहीं चाहते हैं कि उस एक्सपोजर से हमारा जो पास्ट ट्रॉमा है वो री-ट्रिगर हो जाए इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर. सो ऑब्वियसली कि अगर हम एक्सपोजर थेरेपी किसी भी फॉर्म की करेंगे तो वो एक ऐसी स्टेज पे होगी कि जहाँ पे उसका एक थेरेप्यूटिक रोल है, बट वी कांट रिस्क इट कमिंग इन अ वे सो सून दैट वो अपने आप में एक ट्रिगर है, बिकॉज एट द कोर ऑफ द इलनेस इज री एक्सपीरियंसिंग. सो आपने जैसे बताया विच इज ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपी का. EMDR एक इंटरेस्टिंग सी इंटरवेंशन है जो रिलेटिवली रीसेंट एक अंडरस्टैंडिंग है जी. EMDR in PTSD and complex PTSD, how does it work? सो EMDR या आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रीप्रोसेसिंग जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उसका अगर मैं उसको बहुत ही बेसिक वे में समझाने की कोशिश करूं, उसमें एसेंशली क्या होता है कि आप अपना जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है आप उसके बारे में बात करते हो इन अ सिचुएशन जहाँ पे जो थेरेपिस्ट हैं बायलैटरल स्टिमुलेशन भी देते हैं थ्रू से समथिंग लाइक से टैपिंग, साउंड पे फोकस, नॉइस पे फोकस, म्यूजिक पे फोकस, टैपिंग पे फोकस. सो आप अपने बॉडी को और अपने माइंड को रीट्रेन करते हो टू स्टार्ट रिड्यूसिंग दैट काइंड ऑफ एन अराउज्ड रिस्पॉन्स जो टिपिकली आपकी मेमोरी ऑफ द ट्रॉमा ट्रिगर करती है. दैट इज हाउ EMDR इज हेल्पफुल, जिसको लेके आज के दिन में काफ़ी रिसर्च भी चल रही है टू अंडरस्टैंड कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, किन किन सिचुएशंस, किस किस डिफरेंट तरह के ट्रॉमेटिक सिचुएशंस में हो सकती है. सो उस तरह से EMDR काम करता है. बट बिसाइड्स EMDR हम कॉग्निटिव अप्रोचेस को काफ़ी यूटिलाइज करते हैं. हम साइकोडायनामिक अप्रोचेस को काफ़ी यूटिलाइज करते हैं जिनमें फोकस रहता है कि आपकी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस भी कैसी रही है, किस तरह से उसने आपके बिलीफ सिस्टम्स को, आपके खुद को लेके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको चेंज किया है. एंड हम नैरेटिव थेरेपी यूज़ करते हैं जिसमें द अप्रोच इज़ कि आपका एक एग्जिस्टिंग नैरेटिव है उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को लेके, आप उसको किस तरह से री इंटीग्रेट करें इन अ वे कि वो आपके लिए डिस्ट्रेस ना क्रिएट करे. सो आप ऑलमोस्ट एक नया नैरेटिव बना रहे हैं बाय लुकिंग एट इट
again and again through different perspectives. And art therapy is also another modality because कई लोग होते हैं जिनके लिए एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, एंड उनके लिए आर्ट थेरेपी एक अलग मोडालिटी हो जाती है थ्रू विच वर्बलाइजेशन के बियॉन्ड वो लोग म्यूजिक एंड ऑल डिफरेंट तरह के अप्रोचेस को यूज कर पाते हैं टू बी एबल टू एंश्योर दैट दे आर being able to cope better with this particular experience, the trauma that has been ongoing for a long period of time. So, अगर इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ट्रॉमा क्योंकि एक एक्सपीरियंस है, लिव्ड एक्सपीरियंस है, और उसका एक इम्पैक्ट है, क्योंकि यहाँ एक लंबे समय तक वो इम्पैक्ट आया है, तो उसने हमारी साइकोलॉजिकल, हमारी सोशल, हमारा सेल्फ, हमारी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग पर असर किया है। तो हमने बायोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात करी, साइकोलॉजिकल में इतने सारे डिफरेंट तरीकों की बात करी। उसका एक रीज़न ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि एक फॉर्म ऑफ थेरेपी सब पे काम आएगा। हम सब इंडिविजुअल हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग हैं, और इन अलग एक्सपीरियंसेस के कारण हमारे बैकग्राउंड, हमारा सपोर्ट सिस्टम, इतने सारे पहलू और वेक्टर्स हमारे अलग हैं। तो इसलिए चूज़ करना ज़रूरी होता है कि किस पे किस तरह की थेरेप्यूटिक अप्रोच बेस्ट फिट करेगी। हो सकता है कि एक थेरेप्यूटिक अप्रोच ना फिट करे, जैसे अभी कामरा ने बात करी नैरेटिव की, हो सकता है कि EMDR में बेहतर करे। सो इस तरह से जो आपके जो थेरेपिस्ट है वो ट्रेंड है ये समझने के लिए कि कौन सा ट्रीटमेंट अप्रोच आपके लिए बेहतर हो। ट्रॉमा एक लिव्ड एक्सपीरियंस है, चाहे वो शॉर्ट लिव्ड हो या एक लंबे समय तक हो, और उसका इम्पैक्ट हमारी साइकोलॉजी, हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी हेल्थ पे होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट और खास करके साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन जिसकी हमने बात करी, बहुत रोल है। अगर हमारे आसपास या हम में से किसी को कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ हो और हमें इस तरह के सिम्टम्स जिसकी हमने बात करी, हाइपर अराउजल, री एक्सपीरियंसिंग, इमोशनल डिस्ट्रेस, अवॉइडेंस, सो ये ज़रूरी है कि आप किसी मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक से बात करें। ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हमें मदद लेनी है बिना किसी हिचकिचाहट के। आप सुन रहे हैं अदायु व्लॉग्स, जहां हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।